दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। शुरू करें फटाफट से, छोटा सा चैप्टर है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में, हमारी इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ट्रीज हैं, माउंटेन्स है, रिवर्स है, सब कुछ हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। सेम इसी तरह से बिजनेस के सराउंडिंग में भी जितनी भी चीजें होती है ना, बिजनेस के इर्द गिर्द, बिजनेस के आसपास, बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या होती है? बिजनेस का एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस के सराउंडिंग में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी अदर फोर्सेस हैं, सारी चीजें बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें क्या होता है? बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब देखो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि बिजनेस के बाहर की चीजें हैं। ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक बिजनेस है, मार्केट में मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो एक इंस्टीट्यूशन है। वो कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, मेरे बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालेगा। दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट कभी टैक्स लॉस चेंज कर देती है, जैसे जीएसटी आया, कभी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन वगैरह कर दिया, 1500 के नोट बंद करे थे, कभी कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई नया वायरस आ जाता है, कभी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। पहले वो मॉनिटर वाले टीवी चला करते थे, अब एलईडी एलसीडी वगैरह का जमाना है। तो वही ये टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाती हैं, सरकार अपनी पॉलिसीज बदल देती है। ये सब कुछ किसके अंदर आता है? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के सराउंडिंग में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स कोई भी हो सकते हैं, हमारे रॉ मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, हो सकता है कस्टमर्स की डिमांड बदल जाए तो हमें भी हमारे प्रोडक्ट को बदलना पड़ेगा। हमारे बिजनेस के जितने भी बाहर इंस्टीट्यूशंस है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, आउटसाइड वर्ल्ड भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्रीज वगैरह भी हैं, इन सब चीजों का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमेशा याद रखना ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब देखो इन चीजों का बिजनेस पर इंपैक्ट कैसे बनता है? जैसे मैंने कहा, मान लो टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है चीजें महंगी हो जाएंगी, तो बिजनेस का रॉ मटेरियल भी एक्सपेंसिव आएगा, मशीनरी वगैरह भी एक्सपेंसिव आएगी। और टैक्सेस इंक्रीज हो गए, मार्केट में बहुत महंगाई है, तो जो लेबर है वो बोले कि हमारी भी वेजेस इंक्रीज कर दो। बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी तो बिजनेस को अपनी प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट की। हो सकता है जब हम प्राइसेस इंक्रीज करें तो कहीं ना कहीं लोग डिमांड कम करने लग जाएं। तो इस तरह से हर चीज का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले ये वाले फोन चला करते थे, अब टच स्क्रीन का जमाना है, आईफोन का इतना ज्यादा क्रेज है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो बिजनेस को भी अपने अंदर चेंज लेकर आना जरूरी है। दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आ गया बिजनेस का एनवायरनमेंट होता क्या है? अब देखो, एक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट और एक होता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, हमारी वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है। अच्छा, सरकार बदल गई, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंज कर दी है, ये टैक्स लॉ चेंज हो गया है, इजराइल हमास वॉर वगैरह चल रही है, ये लफड़ा है। तो हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना होता है, हमें इस बिजनेस एनवायरनमेंट की एक प्रॉपर अवेयरनेस होना जरूरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और यह भी पता होना जरूरी है कि अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो इसका हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। यही सब कुछ क्या होता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। क्योंकि ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये हमें स्ट्रेंथ भी देता है, ये हमें बताता है कि यार हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम किस चीज पर काम कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है हमारी वीकनेस क्या है, हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है कि हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऐसे ही कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। अरे मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ गया, ये हमारे लिए नेगेटिव चीज है, थ्रेट है। इन सब चीजों का पता, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट का पता हमें कैसे चलता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग से। क्योंकि ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये हमें अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है। जैसे जब कोविड आया था तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि यार ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया वो आज बहुत ही
सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। कई बार मार्केट में बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, एक अच्छी खासी बड़ी सी कंपनी है लेकिन लग रहा है यार हमारा मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया है, आने वाले 4-5 साल बाद में ये हमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देगा, हमें इसे या तो खरीद लेना चाहिए या फिर इसे यहीं पर दबा देना चाहिए। ये कॉन्स्ट्रेंट्स है, ये थ्रेट्स हैं, इन सबको समझना इस एनवायरमेंट स्कैनिंग। समझ में आया? बिजनेस एनवायरमेंट की नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना और ये पता लगाना कि इसका हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज एनवायरमेंट स्कैनिंग। समझ में आया? अब देखो ये जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि इसका क्या नेचर है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 7 फीचर्स है हमारे पास में कि ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अनसर्टेन है, रिलेटिविटी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत मुश्किल है और डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। याद कैसे रखोगे मैंने पहले भी बताया था, एक शेर इधर उठेगा दौड़कर रफ्तार से चलेगा, तो ई से याद हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस, एस से याद हो गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई से याद हो गया इंटर रिलेशन। तो इस तरह से इससे याद रख लेना। समझ में आया? नंबर 1 है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जितने भी फोर्सेस है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी अदर फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है, बिजनेस के बाहर के फोर्सेस हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर हमारा कॉम्पिटिटर अपनी प्राइसेस को कम कर देता है, पेप्सी की बात करती हूँ, पेप्सी का कॉम्पिटिटर कोको कोला है, कोको कोला ने अपनी अगर प्राइसेस को गिरा दिया तो जो लोग पेप्सी पीते थे ना, कहीं ना कहीं वो लोग भी कोको कोला पर शिफ्ट कर जाएंगे, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बिजनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आया? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब देखो इस एनवायरमेंट में 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, एक होते हैं जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो सोर्सेस हैं जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालते हैं और इन फोर्सेस का बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, मेरा जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है ना, जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उसके साथ में कोई इमरजेंसी हो गई, वो मुझे टाइम पर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, मैं आगे गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगी, तो इस चीज का मेरे ही बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ा, वो भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, जिसका किसी पर्टिकुलर बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन एक होते हैं जनरल फोर्सेस, जिनका सब बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ता है लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा इलेक्शंस हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कहीं पर बीजेपी, कहीं पर कांग्रेस वगैरह है, इसका बहुत सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ता है। सरकार जीएसटी लेकर आई, इसका बहुत सारे बिजनेसेस पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। जो कोविड आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, अभी इजराइल हमास की वॉर वगैरह, इन चीजों का बहुत सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ता। इन्हें हम लोग बोल देते हैं जनरल फोर्सेस। समझ में आया? थर्ड है इंटर रिलेशन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। ये जो बिजनेस एनवायरमेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सारे आपस में कैसे हैं? इंटर रिलेटेड है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज इंक्रीज्ड डिमांड फॉर हेल्दी फूड। जैसे जैसे हेल्थ को लेकर लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि यार हमें हेल्दी रहना चाहिए, तो जैसे जैसे लोग हेल्थ को लेकर अवेयर होते जा रहे हैं, आप देख लो हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे लोग वो पीनट बटर वगैरह लेते हैं, एग्स कंज्यूम करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूटेला वगैरह है, ओट्स वगैरह है, ये सारी चीजें लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। हेल्थ केयर को लेकर लोग अवेयर हो रहे हैं, तो अपने आप जिम्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, होता है ना? तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने देखा बीच में ना एमबीए चाय वाला का, मतलब सब लोगों ने रोस्ट करा था एमबीए चाय वाला को, तो उसे रोस्ट करा, लेकिन उसके साथ में लपेटे में बीटेक पानी पूरी वगैरह ये सभी लपेटे में आए थे। तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। फोर्थ है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कल क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही फास्ट चेंज होता है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोविड जैसी कोई चीज आएगी और इतने सारे बिजनेसेस पर अपना नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। बहुत सारे बिजनेस ग्रो भी करे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस डूबे भी हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चेंज होता है। स्पेशली अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं, नए नए रिवॉल्यूशंस होते रहते हैं। फैशन इंडस्ट्री के अंदर इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, तो इसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये अनसर्टेन है, बदलता रहता है। डायनेमिक है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक नेचर का है, बदलता रहता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये स्टैटिक नहीं होता, यानी कि रिजिड नहीं होता है। इसे कंटिन्यूअसली स्कैन करना जरूरी है, ताकि हम बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आ जाएं। अदरवाइज कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता। सिक्स्थ तक कॉम्प्लेक्स होता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है। एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट स्कैनिंग हम करते हैं, बिजनेस को एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है। और चलो एक बार अगर आपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ भी लिया ना, तो इस एनवायरनमेंट का, इस चेंज का हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। और लास्ट है रिलेटिविटी। ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ये कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया चेंज होता रहता है हर बिजनेस का एनवायरनमेंट, क्योंकि हर एरिया का टेस्ट अलग है, हर जगह के कस्टम्स, रीति रिवाज वगैरह अलग है। साड़ीज की जो डिमांड इंडिया में है, क्या वही डिमांड यूएसए के अंदर होगी? नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप सेम कंट्री में भी देखो तो नॉर्मली आई लिव इन साउथ बैंगलोर, वहाँ का अलग एनवायरनमेंट है। अब अभी मैं होम टाउन हूँ, यहाँ पर नॉर्थ का अलग एनवायरनमेंट है। तो वही है, रीजन टू रीजन जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो वही करता रहता है। टेस्ट चेंज, कस्टम वगैरह, रीति रिवाज, हर चीज मैटर करती है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना, इसकी नॉलेज होना क्यों जरूरी है। नंबर 1 है इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो आप फटाफट से अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और आप उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगे। आप वो फर्स्ट वन होगे जो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ऐसी फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कि भाई लोगों को कुछ ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि लोग फटाफट से चैट कर ले, मैसेज डिलीवर हो गया, सामने वाले ने सीन कर लिया, इसका भी पता चल जाता है। इमेजेस वीडियोस भी सेंड हो सकते हैं, आजकल तो मनी भी ट्रांसफर हो जाती है, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज हो रहा है, सारे काम हो सकते हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में न जाने कितनी सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन आगे कोई एप्लीकेशन नहीं चली ना। व्हाट्सएप सबके फोन में है, चाहे वो यूथ हो, चाहे बड़े लोग हो, एल्डर्स हो, मम्मी पापा, सबके फोन में है, क्योंकि व्हाट्सएप फर्स्ट एप्लीकेशन थी मोबाइल चैट की जिसने इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम मारुति उद्योग की बात करें तो मारुति उद्योग फर्स्ट कंपनी थी जिसने आइडेंटिफाई करा कि यार इंडिया में मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं और इन लोगों को स्मॉल कार्स की नीड है ना, छोटी कार्स की नीड है। तो मारुति उद्योग का बिजनेस अच्छा खासा चला। तो वही है, अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं। अगर बिजनेस इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है, तो बिजनेस ग्रो करता है। अब देखो, जिस तरह से बिजनेस के एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सेम ऐसे ही थ्रेट्स भी होते हैं, यानी कि कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं। अगर बिजनेस ने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करा और उसे थ्रेट्स का पता चल गया कि यार ये नेगेटिव चीजें हमारे सामने आने वाली हैं, तो बिजनेस इनके, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करती हैं। बिजनेस इन्हें क्या ले लेता है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह लेता है और एकदम सचेत हो जाता है, एकदम अवेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लग रहा है यार एक बड़ी सी कंपनी है, इसे लग रहा है मार्केट में मेरा एक कॉम्पिटिटर आ चुका है, अभी तो बहुत ही छोटा सा कॉम्पिटिटर है, लेकिन 4-5 साल बाद में ये भी मेरे जितना ही बड़ा बन जाएगा और मेरे बिजनेस को एक टफ कंपटीशन देगा। तो ये क्या करेगी, या तो ये बड़ी मछली इस छोटे मछली को खा लेगी, यानी कि ये बड़ी वाली जो कंपनी है वो इस छोटी वाली कंपनी को खरीद लेगी, मर्ज कर लेगी, अपने अंदर खरीद लेगी, ताकि फ्यूचर में कंपटीशन ही खत्म हो जाए। तो एनवायरनमेंट को स्कैन करा, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिले, उन सिग्नल से अवेयर हो गए। जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूं, तो फ्लिपकार्ट को कोविड के टाइम पर पहले ही पता चल गया था कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, बाहर की कंट्रीज में ऐसा वायरस आ रहा है, वायरस इंडिया में भी आएगा। तो फ्लिपकार्ट ने उसी टाइम पर हायरिंग फ्रीज कर दी थी कि हम लोग हायर नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा, तो हायरिंग फ्रीज कर दी। तो ये सारी चीजें थ्रेट्स को पहचानने का काम करती हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का काम करती हैं। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो, हमें पता है हर बिजनेस को बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ता है, फाइनेंस इकट्ठा करना पड़ता है, रॉ मटेरियल असेंबल करना पड़ता है, मशीनरी चाहिए होती है, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, ये सारी चीजें बिजनेस को चाहिए होती है। और इसके रिटर्न में इन सब चीजों से बिजनेस क्या बनाता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसे देता है, सोसाइटी को देता है। तो अगर एनवायरनमेंट की अच्छे से स्कैनिंग कर रखी है, एनवायरनमेंट की नॉलेज है, तो बिजनेस को पता होगा कौन सा रिसोर्स कहां पर अवेलेबल है, कौन सी मशीनरी, कौन सा फाइनेंस कहां से अरेंज करना है, कौन सा रॉ मटेरियल कहां पर चीप रेट में हमें मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और ये भी पता होगा कि लोग किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स और प्रेफरेंसेस है,
उसके अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोडक्ट बनाएगा। हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, मैंने आपको बताया बिजनेस का एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंजेस लेकर आए। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, आप वही आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस में भी चेंजेस लेकर आना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देखो जो बिजनेस इतनी सारी पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, ये ऐसे ही नहीं बनाता, एनवायरनमेंट को दिमाग में रख के बनाता है। एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करा जाता है, प्रॉपर्ली स्कैनिंग होती है, उसके बाद में बिजनेस से रिलेटेड प्लान्स, पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं। पता चलता है यार एनवायरनमेंट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, फिर उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, उनका फायदा उठाने के लिए सोच समझ के स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। समझ में आया? सिक्स्थ है हेल्पफुल इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। द एंटरप्राइजेस दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आर द वन विच नॉट ओनली इंप्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर रन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करता है, बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंजेस लेकर आता है, सूटेबल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाता है, ऐसा बिजनेस सिर्फ प्रेजेंट में ही ग्रो नहीं करता बल्कि लॉन्ग रन में भी अपने बिजनेस को ग्रो करता है। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? अब इसको याद कैसे रखोगे? हमारे पास में 6 पॉइंट्स थे। ओ दैट्स अ रियली प्रिटी इंडिया, तो ओ से अपॉर्चुनिटीज हो गया, टी से हमारा थ्रेट्स हो गया, ए से असेंबलिंग वाला पॉइंट हो गया जो पीछे हम लोगों ने देखा था, असेंबलिंग रिसोर्सेज, आर से हमारा हो गया यहाँ पर रैपिड चेंजेस वाला, प्री से हो गया हमारा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और आई से हो गया इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। याद हो जाएगा? आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये जो बिजनेस के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूरा का पूरा कंट्री से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आए हैं, चाहे इंडियन इको हो चाहे मैक्रो हो, वो सारे किस में आएंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सिंपल सा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सरकार से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज से रिलेटेड है। लीगल एनवायरनमेंट में हम लोग कानून की बात करेंगे, लॉस, रूल्स और रेगुलेशंस की बात करेंगे। और सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग बात करेंगे होली, दिवाली, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, रीति रिवाज की। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे के सारे फैक्टर्स और फोर्सेस आते हैं जिनका हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। बिजनेस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे हमारी कंट्री का जीडीपी क्या है, हमारी नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, कंट्री में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा है कम है, ये सब किस में आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। इको के सारे टॉपिक्स, जैसे जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बिजनेस भी ग्रो करेगा। कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, बिजनेस का रॉ मटेरियल महंगा आएगा, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो बिजनेस को भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की रेट, सरकार जो जीएसटी बिल लेकर आई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 1500 के नोट बंद हुए, सरकार की फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंज आ रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मनी सप्लाई, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो बहुत ही सिंपल सा है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इको का कोई भी टॉपिक लिखा हुआ आ गया, किसमें आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सेकंड होता है सोशल एनवायरनमेंट। देखो सोशल एनवायरनमेंट में हमारे कस्टम्स आ जाते हैं, हमारे ट्रेडिशंस आ जाते हैं, हमारे रीति रिवाज आ जाते हैं, इनका भी बिजनेस पर एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, लोगों का लाइफ जीने का तरीका कैसा है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस कैसे हैं, एजुकेशन लेवल कैसा है, एजुकेटेड लोग अलग तरह की डिमांड करते हैं, अनएजुकेटेड लोग अलग तरह की डिमांड करते हैं, सारी चीजों का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे जब दिवाली आती है तो ऑब्वियस सी बात है मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, वो बिजनेस ग्रो करेगा। टेक्सटाइल बिजनेस, कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, वो बिजनेस ग्रो करता है। डेकोरेशन के आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्रिसमस के टाइम पर केक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो वही है, इन सारी चीज़ों का बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस और हमारी हैबिट, हमारा एजुकेशन लेवल, पढ़े लिखे लोग अलग तरह की डिमांड करेंगे, अनएजुकेटेड लोग अलग तरह की डिमांड करेंगे, कस्टमर्स का एटीट्यूड कैसा है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, फीमेल्स ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स और कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, मेल्स ज़्यादा है तो
अलग तरह की चीज़ों की डिमांड होगी, जिम वगैरह के अपैरल्स की डिमांड होगी। प्लेस ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स, औरतों को की क्या पोजीशन है वर्कफोर्स के अंदर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी हेल्थ फिटनेस ट्रेंड, इन सब चीज़ों का भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट में आ गया। एक होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे थे, कहीं पर बीजेपी आई, कहीं पर कांग्रेस आई, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो चेंज होती है, इनका भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी जो भी सरकार है उसका किसी भी बिजनेस के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है ना। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका अलग अलग ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी चेंज कर देती है, सरकार अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स लेकर आती है, किसमें आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इंटरफेयर करती है, कई बिजनेसेस में इंटरफेयर करती है, कई में इंटरफेयर नहीं करती, बिजनेस और इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूअसली बीजेपी ही आती जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो आराम से लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं खुल के। फॉरेन पॉलिसी कैसी है सरकार की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे बीजेपी की सरकार स्वच्छ भारत अभियान लेकर आई, इसका बिजनेसेस पर बहुत इंपैक्ट पड़ा कि हमें साफ सफाई मेंटेन करनी है, पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करना। स्किल इंडिया मूवमेंट की लोगों के अंदर स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से प्रोडक्शन करें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स वगैरह हो गया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कैसी है, हमारे जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो किस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, किसी बिजनेस के अगेंस्ट होते हैं, ये सारी चीजें भी बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है लॉ ऑफ लैंड, रूल्स रेगुलेशंस, कानून किस में आता है, लीगल एनवायरनमेंट में आता है। रूल्स और रेगुलेशंस और इन सब चीजों को कंपलसरी है, इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सारे लॉस, लेजिस्लेटिव एक्ट्स वगैरह इसी के अंदर आते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई ऑर्डर पास कर देती हैं, वो इसमें आता है। कई बार सरकार के कुछ जो जज वगैरह होते हैं, उनके जजमेंट्स हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह, वो यहाँ पर आते हैं। जितनी भी लीगल पॉलिसीज हैं, लाइसेंस से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, वो इसमें आ जाती हैं। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर चूइंग ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, पान मसाला सेहत के लिए हानिकारक है। ये सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। लॉस टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, आप ऊट पटांग एडवर्टीजमेंट भी नहीं करा सकते, कोई फॉल्स क्लेम भी नहीं कर सकते आप एडवर्टीजमेंट के अंदर। ऑल एल्कोहल एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड, एल्कोहल का जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है। ये सारी चीजें लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। और लास्ट होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया, सरकार ने क्या, अगर ऐसे ही कोई इनोवेशन हो गया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नई मशीनरी आ गई है, प्रोडक्शन करने का मेथड चेंज हो गया है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। जैसे आजकल ग्रॉसरी आइटम्स हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, सारे टिकट्स हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ट्रेन का हो गया, एयरवेज का हो गया, मूवी टिकट्स वगैरह हो गए। टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, पहले कार्बन पेपर चला करते थे, आज फोटोकॉपीज का जमाना है, पहले वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना था, आज ट्रांजिस्टर्स का जमाना है, पहले टाइपराइटर पर टक टक करा करते थे, आज सारा का सारा काम वर्ड पर हो जाता है। एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम लोग सोशल मीडिया का यूज करने लगे हैं, यूट्यूब हो गया हमारा, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह हो गया। इतने सारे रोबोटिक्स में, मेडिसिन में, फूड प्रिजर्वेटिव्स में चेंजेस आ रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट होता है चश्मा हटाने के लिए, होटल्स हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं, कपड़े वगैरह सारी चीजें मंगवा सकते हैं हम ऑनलाइन। दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। समझ में आया? तो ये जितने भी मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको बताया ना, सारे दिमाग में रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपके पास में एक केस स्टडी गिवन होगी और क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ कौन सा डायमेंशन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है। तो ये जितने भी मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए ना, इन एस्पेक्ट्स को एक बार और रीड कर लेना। समझ में आ गया? लास्ट टॉपिक पर आते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन तो जानते हो ना, जो मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद करे थे, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। तो जब भी हम कंट्री की किसी करेंसी से उसकी लीगल वैल्यू छीन ले कि अब से ये जो करेंसी है, ये जो नोट है, इसकी लीगल वैल्यू खत्म हो चुकी है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। जब भी हम किसी करेंसी से उसका लीगल स्टेटस छीन लेते हैं कि आज से ये सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 की बात है, छोटे होंगे आप लोग, उस टाइम पर 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए थे और कहीं ना कहीं 86% करेंसी जो सर्कुलेशन में थी वो सरकार ने इस तरह से विड्रॉ
विड्रॉ कर ली, लोगों को बोला गया कि आप अपने पुराने नोट्स को बैंक्स में डिपॉजिट करवाओ और बैंक से एक्सचेंज करवाओ, न्यू नोट्स लो। करा क्यों? ताकि करप्शन का पता चल सके, ताकि पता चल सके कि कितने नोट्स इलीगल एक्टिविटीज के लिए काम में आ रहे हैं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज के लिए जितना भी पैसा ट्रांसफर होता है वो सारा का सारा कैश में होता है, कुछ भी मतलब डिजिटली या फिर बैंक्स के थ्रू नहीं होता। और सरकार को पता चले यार लोग कितना ब्लैक मनी इकट्ठा करके बैठे हैं, लोगों के पास में कितना काला धन है, इसलिए डीमोनेटाइजेशन करा था। हालांकि ये डीमोनेटाइजेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना, अमीरों ने तो कोई कुछ दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने तो आराम से अपने नोट्स बदलवा लिए थे अपनी मेड्स के थ्रू, अपनी हाउस हेल्प, अपने वर्कर्स वगैरह के थ्रू। तो ये डीमोनेटाइजेशन था। फीचर्स क्या क्या है? डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग्स एंड गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक्स, दे हैड टू पे टैक्सेस एज पेनल्टी। देखो डीमोनेटाइजेशन के बाद में क्या हुआ, लोगों को अपना ब्लैक मनी डिक्लेयर करना पड़ा, उस पैसे को बैंक्स में डिपॉजिट करवाना पड़ा, एक्सचेंज करवाना पड़ा, पुराने नोट्स को डिपॉजिट करवाया, न्यू नोट से एक्सचेंज करवाया, कहीं ना कहीं लोगों को अपने ब्लैक मनी पर टैक्स पेनल्टी भी देने पड़ी। तो कहीं ना कहीं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर हो गया ना कहीं सरकार की जो टैक्स से इनकम हो रही थी वो इनकम भी इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, जो टैक्स से कमाई हो रही थी वो इंक्रीज हो गई। नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, कहीं ना कहीं मोदी जी ने बता दिया, सरकार ने बता दिया कि भाई टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी 1500 के नोट बंद करे हैं, आगे भी अगर आप टैक्स नहीं दोगे, ब्लैक मनी अपने पास में इकट्ठा करोगे कैश के अंदर, तो फ्यूचर में भी हम डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये चीज मान ली है कि भाई टैक्स की चोरी जो है वो सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब आज क्या हो चुका है, आज हम डरने लग गए, बहुत ज्यादा कैश अपने पास में नहीं रखते हैं, अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं। और आप सबको पता है जो पैसा हम बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उस पैसे को अपने पास में नहीं रखते। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लोन चाहते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनानी है, कुछ भी प्रोडक्टिव काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट करवाया है, बैंक उसी पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। तो इस तरह से वो जो पैसा है, हमारी जो सेविंग्स है, वो किसी ना किसी प्रोडक्टिव यूज में आ रही है, कोई इस तरह के यूज में आ रही है कि उसकी वजह से कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लास्ट है क्रिएटिंग डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी। आज हमारी इकोनॉमी कैसी बन चुकी है, कैशलेस इकोनॉमी बन चुकी है। हम हाथ में कैश लेकर, पॉकेट में कैश लेकर नहीं घूमते, हम सारा काम डिजिटली कर सकते हैं, हमारे पास में इतना सारा कार्ड्स वगैरह है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, सारा काम इन सब चीजों के थ्रू हो जाता है। बस इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, सब्जी वाले भैया तक अपने पास में पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं। तो सारा काम, हमारी इकोनॉमी कैसी हो चुकी है, कैशलेस इकोनॉमी बन चुकी है। समझ में आ गया? अब देखो डीमोनेटाइजेशन का इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ा। मनी की अगर हम बात करें, कैश ट्रांजेक्शंस कम हो चुके हैं, सारे ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गए हैं, बैंक्स में लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाने लग गए हैं, बैंक के डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं और वो पैसा कहां पर जाता है, बैंक उन पैसे को दूसरे लोगों को लोन पर दे देती है। हमारी सेविंग्स इंक्रीज होने लग गई हैं क्योंकि हम पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, अगर हम लोगों के पास में जो पैसा है उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो डाउन गया है, प्रॉपर्टी वाला बिजनेस डाउन गया है। पहले प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत पैसा कमा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनका बिजनेस उस लेवल पर नहीं चल रहा, तो हमारे हाथ में कहीं ना कहीं कमी है, थोड़ा सा प्राइवेट वेल्थ कम हुई है। पब्लिक सेक्टर पर, गवर्नमेंट सेक्टर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें पहले भी वही सैलरी मिलती थी, आज भी वही सैलरी मिलती है, इससे उनकी वेल्थ कहीं ना कहीं कम नहीं हुई है। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने लगे हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस हमारा डाउन गया है, प्रॉपर्टीज की प्राइसेस गिरी हैं। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, हम लोग हमारा पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, हमारी मनी को डिक्लेयर करते हैं, ब्लैक मनी नहीं रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, जो लोग रख रहे हैं वो तो रख रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं हम लोग डरने लग गए, अपना पैसा डिक्लेयर करते हैं, पैसे पर टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है, क्योंकि सरकार की रिसीट, सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, टैक्स है। तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती जा रही है। विद दिस चैप्टर नंबर 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट। 3 चैप्टर्स हो गए। अब कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। फिर हमारी बस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 8 चैप्टर्स हो जाएंगे, यानी कि पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।